लोगों को नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स में। तो इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं? इस वीडियो में हम लोग अपने नेशनलिज्म चैप्टर को कंक्लूड करने जा रहे हैं और जो हमारा लास्ट टॉपिक रहता है नेशनलिज्म एंड प्लूरलिज्म, हम उस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, साथ साथ में हम क्या करेंगे, नेशनलिज्म और प्लूरलिज्म का जो आइडिया है उसको समझने के साथ साथ हम लोग टैगोर का जो क्रिटिक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो क्रिटिक करा है नेशनलिज्म का, तो वो समझेंगे कि आखिरकार नेशनलिज्म को क्रिटिसाइज़ क्यों किया गया है। ठीक है, किन किन बेसिस पर क्रिटिसाइज़ किया गया है, तो वो हम समझेंगे और साथ ही साथ एक कंक्लूजन लेंगे कि आखिरकार इस पूरे चैप्टर से, जो नेशनलिज्म का चैप्टर जो है वो जब हमने कंप्लीट कर लिया है, तो आखिरकार हमारी समझ में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आई, तो उसका भी एक समिंग अप करेंगे। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, तो मैं बताना चाहूँगी कि इस टॉपिक के, नेशनलिज्म के, हम लोगों ने 3 पार्ट ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, जिसमें हम लोगों ने नेशनलिज्म का इंट्रोडक्शन, नेशन एंड नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट और द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने बहुत अच्छे से तरीके से बहुत डिटेल में कवर करे हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस अब तक नहीं देखी है, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप इस पर्टिकुलर चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके एक बार उनको ज़रूर देखें, क्योंकि तभी जा करके आपको ये जो 4th पार्ट है और जो हमारा लास्ट पार्ट है वो समझ में आएगा। ठीक है, तो बिना देर करे चलिए शुरू करते हैं और हम लोग समझते हैं नेशनलिज्म और प्लूरलिज्म का मतलब क्या है। ठीक है, तो प्लूरलिज्म के बारे में जनरल आइडिया हर किसी को होता है। प्लूरलिज्म का मतलब होता है कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करना। जब हम मल्टीपल एस्पेक्ट्स पर बात करते हैं, केवल एक एस्पेक्ट पर बात नहीं करते, तो उसको हम कहते हैं कि ये प्लूरल नेचर है। ठीक है, तो इसको हम नेशनलिज्म के अंदर क्यों पढ़ रहे हैं और क्यों हम नेशनलिज्म और प्लूरलिज्म को कहीं ना कहीं लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ना कुछ लिंक तो होगा इन दोनों में, है ना? तो वो क्या लिंक है, उसी को हम लोगों को समझना है। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है, इससे प्रीवियस टॉपिक में हमने यूरोप का एग्जाम्पल पढ़ा कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में कैसे यूरोप में स्टेट बाउंड्रीज बनी और आइडिया ऑफ वन नेशन या वन स्टेट वन कल्चर का जो आइडिया था, वो आइडिया बेसिस बना, जिसकी वजह से नए नए छोटे छोटे राज्य बनते चले गए, है ना? और उसकी हमने अलग अलग प्रॉब्लम्स देखी कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स क्या आई। प्रॉब्लम्स ये आई कि माइनॉरिटीज़ की जो प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम तो वैसी की वैसी ही रही, क्योंकि नए स्टेट तो बन गए, लेकिन नए स्टेट्स में भी जो माइनॉरिटीज़ थी, उनके राइट्स की प्रोटेक्शन की समस्याएं तो तब भी वैसी की वैसी ही रही। मतलब कल्चर के बेसिस पर अगर हम अपने आप को ड्रॉ करेंगे, कल्चर के बेसिस पर अगर हम वन स्टेट वन कल्चर के प्रिंसिपल के बेसिस पर स्टेट बाउंड्रीज को ड्रॉ करेंगे, तब भी माइनॉरिटीज़ की समस्या वैसी की वैसी ही रहेंगी। और साथ में हमने ये भी जाना था कि अगर हम चाहते हैं कि स्टेटहुड की डिमांड ना उठे, तो बहुत ज़रूरी है कि माइनॉरिटीज़ के कल्चरल प्रोटेक्शन के लिए हमें कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए। उनकी डिमांड्स को समझना होगा, डेमोक्रेटिक तरीके से उनके साथ बातचीत करनी होगी। इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये हम लोगों ने किया था। तो उसी चीज़ को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हम क्या समझ रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि जब हम वन कल्चर वन स्टेट के आइडिया को अबॉलिश करते हैं, अबैंडन करते हैं, इसको छोड़ते हैं, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हमें डिफरेंट कल्चर्स और जो कम्युनिटीज़ हमारी कंट्री में रह रही है, उनको हम कैसे एक साथ रख सकते हैं, पीसफुल तरीके से रख सकते हैं और ये इंश्योर कर सकते हैं कि हर कल्चर, हर कम्युनिटी जो हमारी कंट्री में रहती है, चाहे वो मेजॉरिटी में रहे, चाहे वो माइनॉरिटी में रहे, वो फ्लरिश करे हमारी कंट्री में। ठीक है, तो उसके तरीके क्या है? उसके तरीके हैं डेमोक्रेटिक तरीके। डेमोक्रेटिक तरीके का मतलब यहाँ पर क्या है? डेमोक्रेटिक तरीके का मतलब यहाँ पर होता है कि हमें सबसे पहली ज़रूरी चीज़ क्या है? वी हैव टू रिकॉग्नाइज एंड प्रोटेक्ट द आइडेंटिटी ऑफ कल्चरल माइनॉरिटीज़ विच आर लिविंग विद इन द टेरिटरी। हमारी टेरिटरी के अंदर रहने वाली कल्चरल माइनॉरिटीज़, उन सभी को हमें रिकॉग्नाइज करना होगा और प्रोटेक्ट भी करना होगा उनकी आइडेंटिटीज़ को। इसको हम कैसे समझें डिटेल में? इसको हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए समझते हैं। आपको पता है कि हमारी जो कंट्री है उसमें भी अलग अलग माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, अलग अलग कल्चर्स के लोग एक साथ रहते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा क्या स्ट्रक्चर ड्रॉ करा है कि इतनी सारी माइनॉरिटीज़, इतने सारे कल्चर होने के बावजूद भी हम एक साथ हैं, हम एक साथ इकट्ठे हैं और फ्लरिश कर रहे हैं। तो वो क्या अरेंजमेंट्स थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी चीज़ को हम समझते हैं। तो क्या बोला हुआ है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक इलेबोरेट सेट ऑफ प्रोविजंस हमें देखने को मिलेंगे, जिससे क्या हो रहा है, जिससे भारत में रहने वाले रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और कल्चरल माइनॉरिटीज़ का प्रोटेक्शन हो रहा है। ठीक है, अगर आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को कभी पढ़ा हो, तो आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30, आप उस चीज़ को रिकॉल करने की कोशिश करो
क्या पढ़ा है हम लोगों ने आर्टिकल 29 में? आर्टिकल 29 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि कोई भी सेक्शन ऑफ इंडियन सिटीज़न, उनके पास ये राइट्स हैं कि वो अपने कल्चर, अपनी डायलेक्ट और अपने जो लैंग्वेज है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अधिकार दिया है कि हम अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेज और अपनी डायलेक्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आर्टिकल 30 क्या कहता है? आर्टिकल 30 कल्चरल माइनॉरिटीज़ को राइट्स देता है। क्या राइट्स देता है? आर्टिकल 30 ये कहता है कि जितनी भी कल्चरल माइनॉरिटीज़ है, दो प्रकार की कल्चरल माइनॉरिटीज़ है जो हमारे यहाँ पर रिकॉग्नाइज करी गई है। पहला ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो जितनी भी भारत में रहने वाली रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है, उनके पास ये अधिकार है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश भी कर सकते हैं, साथ ही साथ उनको एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये दो स्पेशल राइट्स हैं जो हमने स्पेसिफिकली अपनी माइनॉरिटीज़ को ये बताने के लिए करे हैं कि देखो माइनॉरिटीज़, हम आपको उतने ही इक्वल तरीके से ट्रीट कर रहे हैं जितने कि कोई दूसरी कल्चरल मेजॉरिटीज़ को हम ट्रीट करेंगे। ठीक है, माइनॉरिटीज़ को स्पेसिफिकली हम लोग राइट्स दे रहे हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप अगर भारत में रहो तो आप अपने आप को निगलेक्टेड फील ना करें किसी भी तरीके से। आप ये इंश्योर करो कि आप भी भारत के प्रति उतने ही लॉयल हो जितने की अदर कम्युनिटीज़ हैं। और इसी के लिए हम क्या कर रहे हैं? इसी के लिए हम अपने आपकी राइट्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, आपको कुछ सर्टन स्पेशल राइट्स भी दे रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या है? ये है अलग अलग प्रकार के ग्रुप राइट्स। ग्रुप राइट्स क्यों हैं? क्योंकि हम ये ग्रुप्स को दे रहे हैं। हम रिलीजियस ग्रुप्स को दे रहे हैं, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स को दे रहे हैं, कल्चरल ग्रुप्स को दे रहे हैं, ताकि वो क्या कर सके? ताकि अपनी अपनी रिलीजन, कल्चर और जो लैंग्वेज है वो उसको बचा सके। इसी के अंतर्गत एक और राइट दिया जा सकता है, जैसे कि राइट टू रिप्रेजेंटेशन एज अ ग्रुप इन अ लेजिस्लेटिव बॉडीज एंड अदर स्टेट इंस्टीट्यूशंस। कुछ सर्टन केसेस में कुछ कम्युनिटीज़ को ये राइट दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि वो जो कम्युनिटी है उनके लोग डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करें, उनके लोग इलेक्ट होकर के उनके राइट्स की आवाज़ उठाएं, अपनी माइनॉरिटीज़ की, अपने कल्चरल माइनॉरिटीज़ की, अपने कल्चरल ग्रुप्स की, अपने लिंग्विस्टिक ग्रुप्स की आवाज़ उठाएं, देश के सामने आवाज़ रखें कि हम क्या डिमांड कर रहे हैं। और इसलिए ज़रूरी क्या है कि हम उनको रिप्रेजेंटेशन का अधिकार दें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या करा है? हमने ये इंश्योर करा है कि जो ट्राइबल कम्युनिटी है, जिनका एक बहुत अलग कल्चर है, पूरी इंडियन सोसाइटी से काफ़ी अलग है, तो हम ये इंश्योर करते हैं कि हम एसटी के लिए हम रिजर्वेशन करें। ठीक है, और रिजर्वेशन क्यों दिया है लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में? ताकि हम ये इंश्योर कर सके कि उनकी आवाज़ हमारी इंडियन गवर्नमेंट तक पहुँचे और उनकी डिमांड्स को हम मीट कर सके, ताकि वो आगे आने वाले टाइम में ये ना कहे कि हम भारत का हिस्सा फील ही नहीं करते हैं अपने आप को, है ना? वो चीज़ ना हो। स्टेटहुड की डिमांड किसी भी तरीके से ना उठाई जा सके और ये इंश्योर किया जा सके कि उनकी हर प्रॉब्लम, हर डिमांड को हम सुन सके, डिप्लोमेटिक तरीके से हो चाहे डेमोक्रेटिक तरीके से हो, हम सुन सके, इसलिए हम उनको रिप्रेजेंटेशन देते हैं। ठीक है, अब ये जो राइट्स हैं, जो हम राइट्स दे रहे हैं, वो क्यों जस्टिफाई किए जा रहे हैं? वो इसलिए जस्टिफाई किए जा रहे हैं ऑन द ग्राउंड दैट दे प्रोवाइड इक्वल ट्रीटमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ फॉर द मेंबर्स ऑफ दीज ग्रुप्स एज वेल एज प्रोटेक्शन फॉर द कल्चरल आइडेंटिटीज़ ऑफ द ग्रुप। ठीक है, सेम ही बात है कि हम किसी को भी अगर राइट्स दे रहे हैं, उसका रीज़न यही है क्योंकि अगर उनको राइट्स नहीं मिलेंगे ना, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, वो अपने आप की आवाज़ को समाज के सामने नहीं रख पाएंगे, गवर्नमेंट के सामने नहीं रख पाएंगे, क्योंकि वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है अभी फ़िलहाल। तो अगर हम चाहते हैं कि उनकी आवाज़ स्ट्रॉन्ग बने, तो पहले हमें उनके लिए कुछ स्पेशल राइट्स देने पड़ेंगे, उनको रिप्रेजेंटेशन का अधिकार देना पड़ेगा, उनको रिजर्वेशन देना पड़ेगा, ताकि वो मजबूत हो, उनकी स्थितियाँ मजबूत हो और वो अच्छे तरीके से अपनी डिमांड्स को रख सके गवर्नमेंट के सामने। इसीलिए उनको जस्टिफाई किया जाता है। ठीक है, क्योंकि राइट्स की वजह से ही वो अपने कल्चरल और जो अदर एस्पेक्ट है उसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो नेशनल आइडेंटिटी है वो हमें कैसे डिफ़ाइन करनी है? हमेशा हमें अपनी नेशनल आइडेंटिटी को एक इंक्लूसिव तरीके से डिफ़ाइन करना है। ठीक है, ताकि वो रिकॉग्नाइज कर सके द इम्पॉर्टेंस एंड यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द कल्चरल कम्युनिटीज़ विद इन द स्टेट्स। ठीक है, मतलब क्या है इसका? मतलब बहुत सिंपल सा है कि अगर हम भारत की आइडेंटिटी के बारे में बात करेंगे ना कभी भी, तो हमें उसको इतना ज़्यादा इंक्लूसिव तरीके से डिफ़ाइन करना है कि उसमें हर कम्युनिटी, हर कल्चर की बात करी जाए। ठीक है,
जब भी हम 26 जनवरी की परेड को देखते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि हम जितने भी स्टेट्स हैं, ठीक है, ऑफ कोर्स सभी स्टेट्स नहीं आ पाते, बट कोशिश यही करी जाती है कि अलग अलग स्टेट्स की जो अलग अलग कल्चर हैं, जो उनकी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, वहाँ के जो अलग अलग रिचुअल्स हैं, जो अलग अलग डांस हैं, वो रिप्रेजेंट हो राजपथ पे। राजपथ जो अभी फ़िलहाल कर्तव्य पथ है, ठीक है। तो ये क्यों है? ये इसीलिए है क्योंकि वो हमारी एक आइडेंटिटी है, और हम आइडेंटिटी को किसी एक ग्रुप तक सीमित नहीं रखना चाहते। हम ये नहीं चाहते कि केवल नॉर्दर्न स्टेट्स वहाँ पर डोमिनेट हो, केवल हिंदी की ही बात करी जाए, या केवल संस्कृत की बात करी जाए, या केवल तमिल की बात करी जाए। हम ये नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि जितने भी कल्चरल माइनॉरिटीज़ हैं, जितने भी कल्चरल ग्रुप्स हैं, वो सभी के सभी रिप्रेजेंट हो। दिखे कि भारत क्या है। भारत केवल एक आइडेंटिटी नहीं है। भारत की आइडेंटिटी, जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, उसमें सारी आइडेंटिटी है। जितनी भी आइडेंटिटी भारत में है, चाहे वो कल्चर के बेसिस पर हो, चाहे वो एथनिसिटी के बेसिस पर हो, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पर हो, ये दिखाना है। और यही डेमोक्रेसी में होना भी चाहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है, एक बहुत सिंपल सी बात करी हुई है कि हमने ये चीज़ समझ ली कि हमें स्पेशल राइट्स क्यों देने चाहिए। प्रोटेक्शन को अगर हमें इंश्योर करना है कि जो हमारी कल्चरल माइनॉरिटीज़ हैं उनके राइट्स प्रोटेक्टेड हो, वो भी फील करे कि वो इंडिया का ही पार्ट है या वो उसी कंट्री का पार्ट है, तो राइट्स देने चाहिए। लेकिन ऐसा भी होता है कि सब कुछ देने के बाद, राइट्स देने के बाद भी एक सेपरेट स्टेटहुड की डिमांड तब भी बरकरार रहे, तब भी वो डिमांड करते रहे, ठीक है। और इसी चीज़ को उन्होंने पैराडॉक्स बोला है। क्यों पैराडॉक्स बोला गया है इस पर्टिकुलर चीज़ को? कि आज के टाइम में हम ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रहते हैं, जहाँ पर कहीं ना कहीं होमोजेनाइजेशन का कल्चर है। कैसे होमोजेनाइजेशन? होमोजेनाइजेशन ऐसे है कि जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ, इंग्लिश भाषा, ठीक है, एक भाषा एक तरीके से कहीं ना कहीं डोमिनेट होने लगी। इंग्लिश भाषा को एक तरीके से अडॉप्ट किया जाने लगा। दूसरी बड़ी बात, इंग्लिश वे ऑफ कल्चर को कहीं ना कहीं अडॉप्ट किया जाने लगा, ठीक है। हमारे फूड हैबिट्स चेंज हो गए, हमारे कपड़े पहनने का तरीका चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया ना कहीं ना कहीं। तो जब ग्लोबलाइजेशन में होमोजेनाइजेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तब भी कुछ नेशनलिस्ट एस्पिरेशन बार बार डिमांड ये करते हैं कि हमें एक सेपरेट स्टेटहुड चाहिए। मतलब तब भी कुछ लोग अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को बेस बना करके एक डिमांड रखते हैं कि नहीं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि आप हमें कितना भी रिकॉग्नाइज़ करो, आप हमें कितना भी राइट्स दो, लेकिन हमें अभी भी, हम उसी बात पर अड़े हुए हैं कि हमें एक डिफरेंट स्टेट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो अगर मान लो कि ऐसी स्थितियां बनी रहती है कि अभी भी स्टेट डिमांड कर ही रहे हैं, और स्टेटहुड की डिमांड लगातार अभी भी बनी हुई है, तो तरीका क्या होना चाहिए? कैसे रिजॉल्व करें, ठीक है, कैसे इस समस्याओं के साथ निपटे? तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है? यहाँ पर ये बोला हुआ है कि कंसिडरेबल जेनरोसिटी एंड स्किल इज नीडेड फॉर द कंट्रीज टू बी एबल टू डील विद सच डिमांड्स इन अ डेमोक्रेटिक मैनर। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हमें ज़रूरी है कि हमें कंसिडरेबल जेनरोसिटी और स्किल्स के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के सामने चैलेंज आया कि सब कुछ हम दे रहे हैं, हम इनको स्पेशल रिप्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं, हम इन लोगों के लिए स्पेशल राइट्स ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, लेकिन तब भी अगर सेपरेट स्टेटहुड की डिमांड उठे तो फिर दो तरीके से चीज़ें करी जा सकती है। पहली बात, जेनरोसिटी। जेनरोसिटी क्या है? बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से आराम से बात करेंगे, नेगोशिएशंस के साथ में बात करेंगे, ठीक है, और जितना ज़्यादा हो सकता है फ्रीली बात करेंगे कि क्या आपकी डिमांड, आप जो डिमांड कर रहे हो, क्या वो ऐसी डिमांड है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि मीट करी जा सके। अगर वो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट है तो हम बिल्कुल मानेंगे उस बात को। वहीं दूसरी तरफ अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड है तो हम उस बात को एग्री नहीं करेंगे, ठीक है। भले ही आप फिर वायलेंस करने लगो, ठीक है, भले ही आप कुछ भी करने लगो, कोई गलत तरीके भी अपनाने लगो अपनी स्टेटहुड की डिमांड को मनवाने के लिए, तो हम उस बात को एग्री नहीं करेंगे। और हमें अगर ज़रूरत लगी, अगर गवर्नमेंट को ये ज़रूरत लगी कि फ़ोर्स का इस्तेमाल करना है तो फ़ोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इसको ऐसे समझो कि जब भारत ने इंटीग्रेशन करा, ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन हो रहा था, तो सरदार पटेल जी की पॉलिसी क्या थी? एक तरफ गाजर और एक तरफ डंडा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई ग्रुप डिप्लोमेटिक तरीके से मान रहा है, बातचीत के तरीके से मान रहा है, तो उसको वहाँ से मनवाओ। लेकिन अगर सब कुछ करने के बावजूद भी नहीं मान रहा है तो फिर डंडा दिखाना पड़ेगा। फोर्स का इस्तेमाल तब ज़रूरी हो जाता है, लेकिन मिनिमम फोर्स।
तो हम क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो हमें दोनों चीज़ें अपनानी है। जब हम फोर्स का इस्तेमाल करेंगे तो हम ये कोशिश करेंगे कि मिनिमम फोर्स के साथ जो हमारी डिमांड्स है वो मान ली जाए, क्योंकि हर कोई स्टेटहुड के नाम पर कंट्री को डिवाइड करने चले, कंट्री से अलग होने चले, ये एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता और वो सोल्यूशन भी नहीं है। ये चीज़ ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ चुकी है ना। तो ये तरीका होता है किसी भी सिस्टमैटिक तरीके से डील करने में, कि आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है नए नए चैलेंजेस आए। ठीक है, अगर सपोज फॉर एग्जांपल खालिस्तान की डिमांड उठ रही है, तो क्या खालिस्तान की डिमांड को हम मीट करने लगेंगे क्या? आप बताओ, सोचो, कमेंट करो। खालिस्तान की डिमांड को कोई इंडियन मीट करना चाहेगा? नहीं कर सकते भाई, नहीं करने देंगे। अपने देश के कैसे इस तरीके से कोई भी अगर डिमांड करेगा तो दे देंगे उनको, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड रखो तो बात अलग है, लेकिन आप अपनी डिमांड को मीट करवाने के लिए अगर टेररिज्म को फिर पैदा करोगे, ठीक है, और बाहर की जो पाकिस्तानी जो कंट्री है, जो पाकिस्तान है, वो उसको सपोर्ट करेगा, क्यों? क्योंकि वो एंटी इंडिया एक तरीके से हो रहा है, तो वो एक अलग सिस्टम हो जाएगा। फिर ऐसे डिमांड्स को हम मीट नहीं कर सकते। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि डिमांड्स भी अगर हो रही है तो क्या वो विद इन द रीजनेबल लिमिट्स है या नहीं है, और दोनों तरीके से हमें चीज़ें करनी पड़ेगी। हमें फोर्स का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा और साथ ही साथ हमें डिप्लोमेसी का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बोली गई है वो क्या बोली गई है? वो ये बोली गई है कि अगर हम समअप करें तो इसका मतलब ये है, जब हम समअप करने जा रहे हैं तो हम किसको समअप कर रहे हैं? हम समअप कर रहे हैं राइट टू नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन को। तो राइट टू नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था, इसको ऐसे समझा जाता है कि इसका मतलब होता है इंडिपेंडेंट स्टेटहुड की डिमांड करना। ठीक है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि हम हर एक पर्टिकुलर नेशन को एक अलग जो डिमांड कर रहा है, एक अलग स्टेट की डिमांड कर रहा है, उस पर्टिकुलर स्टेट की डिमांड को हम मीट कर सके। ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और साथ ही साथ ये डिज़ायरेबल भी नहीं है। ये डिज़ायरेबल भी नहीं है, क्यों? इससे क्या होगा? छोटे छोटे राज्य बन जाएंगे, फिर एक देश ना जाने कितने टुकड़ों में बट जाएगा। जब भारत ने अपने आप को बनाया तो 562 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स बने। अब ठीक उसी तरीके से अगर हर कोई स्टेट आकर के डिमांड करने लगेगा तो फिर इसी तरीके से जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है, चाहे अमेरिका हो चाहे रशिया हो, वो ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगी, है ना। तो इससे क्या होगी? जो माइनॉरिटीज़ की जो प्रॉब्लम्स है वो तो तब भी वैसे की वैसी ही रहेगी, और भी ज़्यादा बढ़ भी सकती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें राइट टू नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन को री इंटरप्रेट करना होगा। और कैसे करेंगे? री इंटरप्रेट करने का मतलब यहाँ पर होता है कि हम कुछ सर्टन डेमोक्रेटिक राइट्स उस नेशनैलिटी के लिए अपने ही स्टेट के अंदर दे दे, ताकि उसको एक नया स्टेटहुड की डिमांड ना करनी पड़े। ठीक है, तो अपनी माइनॉरिटीज़ को, अगर हम इंडिया है तो हम अपनी माइनॉरिटीज़ को कितने अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं स्टेटहुड की डिमांड को बचाने के लिए, ताकि वो स्टेटहुड की डिमांड ना उठे। और अगर कहीं स्टेटहुड की डिमांड उठ रही है तो उस कंट्री को भी अपने अंदर रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा कि क्या डेमोक्रेटिक तरीके से उसको रिजॉल्व किया जा सकता है, और जितना ज़्यादा कोशिश हो सकती है उसको डेमोक्रेटिक तरीके से ही रिजॉल्व करनी है। जैसे इंडिया ने अपनी नागा प्रॉब्लम को रिजॉल्व करा, नागालैंड की प्रॉब्लम को, बोडोलैंड की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करा, ठीक उसी तरीके से बाकी सभी कंट्रीज़ को भी डेमोक्रेटिक तरीके से चीज़ों को रिजॉल्व करना होगा। ठीक है, हमने जो मॉडल अपनाया है ना, इंडिया ने वो अपनाया है ऑटोनॉमस रीजन देने का, कि अगर आप चाहते हो कि आप अलग राज्य चाहते हो तो आप भारत में ही रहो, लेकिन हम आपको कुछ सर्टन स्पेशल राइट्स देते हैं, आप अपने आप को गवर्न करो। ठीक उसी तरीके से जैसे बास्क को ऑटोनॉमस रीजन का स्टेटस मिला हुआ था, ठीक उसी तरीके से हमने काफ़ी सारे ऐसे रीजन हैं इंडिया में जिसको हम लोगों ने ऑटोनॉमस स्टेटस दिया हुआ है। ठीक है, स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जहाँ पर ये मेजर चैलेंज था। अब हम लास्ट कंक्लूडिंग पैराग्राफ पर आ गए पूरे चैप्टर की। तो इस कंक्लूडिंग पैराग्राफ का समरी क्या है, क्या बोला हुआ है इसमें, क्या डिस्क्राइब किया हुआ है? तो कुछ एक दो एस्पेक्ट डिस्क्राइब करे हुए हैं। वो ये है कि आज के टाइम में आइडेंटिटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है ना। कोई नेशनल आइडेंटिटी की बात करता है, कोई स्टेट आइडेंटिटीज़ की बात करता है, कोई अपनी कास्ट की बात करता है, कोई अपनी कल्चर की बात करता है। तो आइडेंटिटीज़ नो डाउट आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब आइडेंटिटीज़ की बात करी जाती है, वो भी ग्रुप आइडेंटिटीज़ की बात, तो ग्रुप आइडेंटिटीज़ क्या होती है? ग्रुप आइडेंटिटीज़ अपने आप को रिफ्लेक्ट करती है नेशनलिज्म की भाषा में, कि हम एक ग्रुप है और हम एक अलग नेशन है। इस तरीके से वो अपनी बातों को रखते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है? डिविजन्स भी हो रहे हैं, वायलेंस भी हो रही है पूरी की पूरी सोसाइटी में, है ना।
तो हमें क्या इंश्योर करना है कि आइडेंटिटी को तो हम माने कि ठीक है आप सभी की आइडेंटिटीज़ अलग अलग है, लेकिन आइडेंटिटीज़ के बेसिस पर डिवीजन और वायलेंस नहीं होने देना हम लोगों को किसी भी तरीके से अपनी सोसाइटी में। और इसके लिए ज़रूरी क्या है? इसके लिए ज़रूरी है ये समझना कि कोई भी व्यक्ति हो, किसी एक व्यक्ति को उठा लो, अपने आप को देख लो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी आइडेंटिटीज़ बहुत सारी है। आपका जेंडर अलग है, आपकी कास्ट अलग है, आप किसी और रिलीजन से बिलोंग करते हो, आपकी लैंग्वेज अलग है, आपका रीजन अलग है। तो आपकी आइडेंटिटीज़ ही इतनी सारी है, तो कितनी आइडेंटिटीज़ के बेसिस पर आप डिमांड उठाओगे नेशन की? सोच करके बताओ। रिलीजन के बेसिस पर उठाओगे कि कास्ट के बेसिस पर उठाओगे कि रीजन के बेसिस पर उठाओगे, है ना? तो आइडेंटिटीज़ के बेसिस पर डिमांड करना स्टेटहुड की इज़ नॉट द करेक्ट वे। हमें ये इंश्योर जस्ट करना है कि हम अपनी जितनी भी आइडेंटिटीज़ हमारी है उन सब में जो बेसिक राइट्स होने चाहिए, जो बेसिक हर आइडेंटिटी का रिकग्निशन होना चाहिए, हम अपनी हर आइडेंटिटी को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सके, केवल इतना इंश्योर हम लोगों को करना है, ठीक है? और डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी ऑफ सिटीज़न है वो क्या है? जब भी हम पॉलिटिकल आइडेंटिटी ऑफ सिटीज़न की बात करते हैं तो उसमें डिफरेंट आइडेंटिटीज़ आनी चाहिए। वही सेम टू सेम बात कि जब भी हम किसी भी नेशन की पॉलिटिकल आइडेंटिटी के बारे में बात करेंगे तो वो पॉलिटिकल आइडेंटिटी किसी एक ग्रुप की नहीं होगी, वो सभी ग्रुप की होगी। और इसीलिए उस पॉलिटिकल आइडेंटिटी को इंक्लूसिव तरीके से हम डिफाइन करेंगे। हमारी आइडेंटिटी क्या है? वी ऑल आर इंडियंस, ठीक है? हम किसी एक ग्रुप, किसी एक रिलीजन, लैंग्वेज के बेसिस पर बात नहीं करते, हम इंक्लूसिव आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं। और अगर हमारी आइडेंटिटी और नेशनलिज्म इनटॉलरेंट हो जाता है, ठीक है, अगर हम बहुत ज़्यादा होमोजेनाइजेशन की तरफ चलते हैं कि नहीं नहीं हमें तो अपने ही रिलीजन के बेसिस पर अपनी नेशनलिटी चाहिए, हमें तो अपने ही जो लैंग्वेज है उसके बेसिस पर हमें एक अलग राष्ट्र दे दो, तो क्या होगा? डेंजर होगा ना, किसी भी कंट्री के लिए वो डेंजर हो गई बात। और वायलेंस होगा, डिविजन्स होंगे, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी, जो मानवता है, वो अफेक्ट होगी, क्योंकि मानव की जान जाएगी। डिवीजन होगा तो मानव की जान जाएगी कि नहीं जाएगी, ठीक है? इसी चीज़ को मैं लिंक करती हूँ अब हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है, टैगोर का जो आइडिया है नेशनलिज्म का, कि वो क्यों क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं नेशनलिज्म को, उस चीज़ से मैं कनेक्ट करती हूँ। अभी मैंने क्या बोला कि जितनी ज़्यादा हम नेशनलिज्म की तरफ, जितने ज़्यादा नेशनलिज्म को छोटा करते चलेंगे, हर आइडेंटिटी के बेसिस पर नेशनलिज्म को क्रिएट करते चलेंगे, तो क्या होगा? डिवीज़न होगा सोसाइटी में, ह्यूमन लॉस होगा, है ना? इसी चीज़ को रविन्द्रनाथ टैगोर उठाते हैं और क्या बोलते हैं? इसको बस समझते चलना, सुनते चलना, बहुत सिंपल आइडिया है और आप इन्जॉय करोगे कि अच्छा ये एक अलग पर्सपेक्टिव है नेशनलिज्म के बारे में, है ना? तो टैगोर क्या कहते हैं? टैगोर ये कहते हैं कि मेरे लिए ज़रूरी चीज़ है ह्यूमैनिटी। नेशनलिज्म या पेट्रियोटिज्म मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं पेट्रियोटिज्म को या मैं अपनी ह्यूमैनिटी को खो नहीं सकता अपने पेट्रियोटिज्म के लिए या फिर या नेशनलिज्म के लिए, क्योंकि नेशनलिज्म की वजह से ह्यूमैनिटी का लॉस हो रहा है, वॉर्स हो रही है, कन्फ्लिक्ट्स हो रही है, डिविजन्स हो रहे हैं कंट्रीज़ में। तो मेरे लिए ज़रूरी चीज़ क्या है? मेरे लिए ज़रूरी है ह्यूमंस। पहले हम ह्यूमंस हैं, बस हम राष्ट्र में डिवाइडेड ही तो है, लेकिन है तो ह्यूमंस ना हर कोई। तो ये आइडिया देते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या कहते हैं वो कहते हैं कि पेट्रियोटिज्म कैन नॉट बी द फाइनल शेल्टर। मेरा फाइनल शेल्टर पेट्रियोटिज्म नहीं हो सकता कि मैं केवल पेट्रियोटिज्म को मानूं। मेरे लिए जो शेल्टर देने वाली चीज़ है वो है ह्यूमैनिटी। मेरे लिए पेट्रियोटिज्म एक ग्लास जैसा है, कांच जैसा है, और ह्यूमैनिटी मेरे लिए एक डायमंड जैसी है, हीरे जैसी है। मैं इसको कैसे लूज़ कर दूं? और मैं जब तक जिंदा रहूंगा मैं तब तक ह्यूमैनिटी को लूज़ नहीं होने दूंगा, इन द नेम ऑफ नेशनलिज्म एंड इन द नेम ऑफ पेट्रियोटिज्म। इसीलिए जब भारत में नेशनलिज्म की संकीर्ण भाषा, कहीं ना कहीं नेशनलिज्म को बहुत ज़्यादा नैरो डाउन कर दिया गया, तो टैगोर ने उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाई, ये गलत हो रहा है। टैगोर ने क्या बोला कि टैगोर ने यहाँ पर ये बात करी कि इंडिया के पास ये राइट है कि हम इंडिपेंडेंट तरीके से जी सकते हैं, और इसके लिए ज़रूरी है कि ब्रिटिश राज ख़त्म होना चाहिए, ठीक है? उन्होंने फिर बात करी है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो ख़राब क्यों हैं। देखो, ब्रिटिशर्स के बेसिस पर उन्होंने बात करी कि ब्रिटिश कोलोनलिज्म इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसके पीछे का रीज़न पता है क्या है? ब्रिटिश नेशनलिज्म। वो अपने राष्ट्र को महान बनाना चाहते हैं, इसीलिए दूसरे राष्ट्र को लूट कर अपने राष्ट्र को ताकतवर बना रहे हैं। तो देखो नेशनलिज्म क्या कर रहा है, एक राष्ट्र अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए दूसरे राष्ट्र के लोगों को कुचल रहा है, जैसे इंडिया को कुचला गया है। ये चीज़ बताते हैं और ये बेसिस देते हैं कि ये कितना ज़्यादा गलत हो रहा है।
नेशनलिज्म के चक्कर में हम ये भी नहीं देख रहे कि डिग्निटी भी होती है, ह्यूमैनिटी भी कुछ चीज़ होती है। और ये डिग्निटी और ह्यूमैनिटी ब्रिटिश सिविलाइजेशन के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स में से एक है, लेकिन ब्रिटिशर्स उसी सिविलाइजेशन के प्रिंसिपल्स को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। इंडिया के लोगों के साथ कितना ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, इंडिया की इकोनॉमी को ड्रेन किया जा रहा है, ठीक है, ये आइडिया देते हैं वो। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, फिर उसके बाद ये कहते हैं कि जब हम इंडिया के बारे में बात करेंगे ना, तो ब्रिटिश ऑपरेशन या ब्रिटिश कोलोनलिज्म एक अलग बात है, लेकिन ब्रिटिशर्स की सिविलाइजेशन, उसमें जो वैल्यूज़ है, हमें उसको कम्प्लीटली रिजेक्ट नहीं करना। क्योंकि ब्रिटिश सिविलाइजेशन क्या कहती है, वो कहती है डिग्निटी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, वो बात करती है ह्यूमैनिटी की, वो बात करती है कि हर व्यक्ति की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उसको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, उसको लिबर्टी मिलनी चाहिए। तो हमें ये प्रिंसिपल्स जो ब्रिटिश सिविलाइजेशन बताती है, हमें उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है, वो इस तरीके से बात करते हैं। फिर उसके बाद जब इंडिया में पेट्रियोटिज्म के नाम पर बहुत ज़्यादा एक तरीके से नैरो डाउन करी जा रही थी चीज़ें, कैसे नैरो डाउन करी जा रही थी, ऐसे करी जा रही थी कि हम मतलब बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हम लोगों ने देखे हैं कि नेशनलिज्म की वजह से कंट्री का डिवीज़न हो गया, ठीक है, पाकिस्तान के साथ बंटवारा हो गया, अलग राष्ट्र बन गया, तो उसके पीछे भी क्या था, कहीं ना कहीं नेशनलिज्म था। दूसरा बड़ा रीज़न वो देते हैं कि जब हम नेशनलिज्म की लड़ाई लड़ रहे थे तो हमने कई ब्रिटिशर्स के बच्चों को और महिलाओं को मारा, तो टैगोर उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाते हैं कि देखो नेशनलिज्म, आज़ादी पाना एक ठीक बात है, लेकिन उसकी वजह से जो हम वायलेंस अपना रहे हैं, ह्यूमैनिटी को भी एक तरीके से जो बेकसूर लोग हैं उनकी भी जो जान ले रहे हैं, कहीं ना कहीं टैगोर उसके खिलाफ भी थे। और इसीलिए वो कह रहे थे कि ये जो तरीका है ना नेशनलिज्म का, ये गलत है, ये वायलेंस को रोकना होगा। और इसीलिए वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, बार 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 अपनी अलग राइटिंग्स में क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं नेशनलिज्म को। और लास्ट में वो क्या कहते हैं, लास्ट में वो ये कहते हैं कि देखो जब आप इंडियन ट्रेडिशन जो आप मानते हो कि अच्छा ये ऐसा इंडियन ट्रेडिशन है, तो आप इंडियन ट्रेडिशन को बहुत नैरो डाउन मत करो कि केवल कुछ ही चीज़ें इंडियन ट्रेडिशन या इंडियन कल्चर का पार्ट है। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो हम दूसरे कल्चर की, दूसरे रिलीजन की जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो अपने कल्चर में अडॉप्ट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कम्प्लीटली वो क्या कहते हैं कि हमें वेस्ट को रिजेक्ट नहीं करना है क्योंकि हम इंडियन ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं। नहीं भाई, इंडियन ट्रेडिशन को नैरो डाउन मत करो, जितना हो सकता है हमें अब्रॉड से सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। इंडियन ट्रेडिशन के नाम पर हम ये नहीं कह सकते कि हम क्रिश्चियनिटी से या जुडाइज़्म से या जोरास्ट्रियनिज्म से या इस्लाम से जो अभी हमारी धरती में, हमारी कंट्री में प्रेजेंट है, हम उनके प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट ना करें। नहीं, नेशनलिज्म का मतलब यहाँ पर ये नहीं हो सकता, ठीक है। हमें अपने, जब हम इंडियन ट्रेडिशन की बात करेंगे तो इंडियन कल्चर की जब हम बात करेंगे तो वो इंक्लूसिव होना चाहिए। हर रिलीजन का व्यक्ति जो अपने प्रिंसिपल्स को भारत में फॉलो करता है उसका इंक्लूसिव होना चाहिए इंडियन कल्चर। केवल एक ही रिजिड चीज़ नहीं हो सकती इंडियन कल्चर में, वो ये भी बात बोल रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल कंक्लूजन हम लोगों ने क्या समझा, ओवरऑल कंक्लूजन हम लोगों ने ये समझा कि टैगोर का जो क्रिटिसिज्म है नेशनलिज्म का, वो इसीलिए है क्योंकि नेशनलिज्म की वजह से ह्यूमैनिटी कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है, ह्यूमैनिटी पर प्रभाव पड़ा है, ह्यूमैनिटी को सफ़र करना पड़ा है और वायलेंस हुई है, वॉर्स हुई हैं, आज भी कंट्रीज़ लड़ रही हैं लगातार, रशिया यूक्रेन, ठीक है। तो इसी चीज़ के खिलाफ आवाज़ वो उठाते हैं और इसीलिए वो कहते हैं कि मेरे लिए ज़रूरी ह्यूमैनिटी है, मैं नेशनलिज्म को नहीं मानता, मैं रिजेक्ट करता हूँ कंप्लीट तरीके से, क्योंकि इसने सभी लोगों को, ह्यूमंस को डिवाइड करके रख दिया है, ठीक है। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी और आज इस तरीके से सॉरी आज इस तरीके से हमारा जो टॉपिक है पूरा का पूरा नेशनलिज्म चैप्टर कंप्लीट हो गया है और काफ़ी अलग अलग चीज़ें हम लोगों ने सीखी जो इस चैप्टर से पहले हमें नहीं पता थी। हमारा थिंकिंग पर्सपेक्टिव काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ और अब हम चीज़ों को नए नए तरीके से समझ सकते हैं कि ज़रूरी नहीं नेशनलिज्म हमेशा पॉजिटिव ही हो, नेशनलिज्म के कुछ सर्टेन लिमिटेशंस भी होते हैं, वो चीज़ें हम लोगों ने एक तरीके से डील करे हैं, ठीक है। अब क्या है कि क्योंकि ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और आपने अगर चारों वीडियो देखी है, सो आई वुड लाइक कि अगर आपका कोई भी सजेशन है विद रिस्पेक्ट टू कि कंटेंट डिलीवरी में क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, लैंग्वेज में कोई इंप्रूवमेंट हो सकता है, तो प्लीज़ 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 कमेंट करिए और इंश्योर मैं करूँगी कि अगर मैं उसको इम्प्लीमेंट कर पाऊँ, आई विल ट्राई टू इंश्योर कि मैं उसको जितने अच्छे तरीके से हो सकता है इम्प्रूवमेंट के साथ में नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। और मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी है, आपको कितना अच्छा लगा वो बेस्ट आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा
और आपका सपोर्ट इस चैनल को ग्रो करने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ लाइक शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिए। और तब तक इसी तरीके से हम नेक्स्ट चैप्टर को भी कवर करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जो इंट्रोडक्शन होगा वो हम करेंगे। तब तक मस्त रहिए, खूब खेलते रहिए, हंसते रहिए और इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। ठीक है, सो टिल देन सभी लोगों को बाय बाय और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।